दोस्तों, हिंदी सिनेमा के दादा मुन्नी हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार पूरे सम्मान के साथ उन्हें याद करते। हीरो के तौर पर करियर शुरू करने वाले अशोक कुमार ने लगभग 7 दशक अपने लंबे करियर में कई प्रसिद्ध चरित्र भूमिकाएं निभाई और कई अवार्ड्स अपने नाम किए। अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर साल 1911 को भागलपुर में रहने वाले एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 4 भाई बहनों में ये सबसे बड़े थे। इनके पिता कुंजनलाल गांगुली पेशे से एक वकील थे और मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रैक्टिस करते थे, जबकि इनकी मां गौरी देवी एक गृहिणी थी। अशोक कुमार से छोटी इनकी एक बहन सती देवी और 2 भाई कल्याण एवं आभास थे। अशोक कुमार के बारे में कहा जाता है कि जब ये फिल्मों में आए थे तब इन्होंने अपना नाम कुमुदलाल से बदलकर अशोक कुमार रखा था, लेकिन ये सच नहीं है। अशोक कुमार अपने ननिहाल भागलपुर में पैदा हुए थे। वहीं पर इनका नाम इनके किसी रिश्तेदार ने अशोक रखा था, पर चूंकि ये मिथुन राशि के थे तो इनके नाना ने इनका नाम क से रखने का फैसला किया। उस वक्त इनके नाना ने इन्हें नाम दिया था काशी विश्वेश्वर, पर यह नाम इनके पिता कुंजनलाल को पसंद नहीं आया, सो उन्होंने इनका नाम कुमुदलाल रख दिया। एक इंटरव्यू में खुद अशोक कुमार जी ने बताया था कि कागजों में भले ही इनका नाम कुमुदलाल था, लेकिन कॉलेज में इनके साथी इन्हें अशोक ही कहकर पुकारा करते थे, और वो इसीलिए क्योंकि ननिहाल से मिला ये नाम उस वक्त तक हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था और लोग इन्हें कुमुदलाल नहीं बल्कि अशोक ही कहते थे। अशोक कुमार जी के पिता चाहते थे कि ये भी पढ़ लिख कर उन्हीं की तरह एक वकील बने, इसीलिए स्कूली पढ़ाई के बाद पिता ने इन्हें कलकत्ता के प्रेसिडेंसी लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई करने भेज दिया। क्लासेस खत्म होने के बाद ये अपना ज्यादातर वक्त फिल्मों के बारे में पढ़ने और फिल्में देखने में गुजारा करते थे। वैसे भी अपने बचपन से ही इन्हें अभिनय की तरफ रुझान तो था ही। बचपन में एक दफा जब ये अपने ननिहाल में थे तब एक नाटक कंपनी वालों ने इन्हें अपने एक नाटक में बाल कलाकार के तौर पर लिया था। यूं तो उस नाटक में अपने सीन के वक्त ये काफी शर्मा रहे थे, लेकिन किसे पता था कि जो बच्चा आज स्टेज पर शर्म कर रहा है वो एक दिन भारत में दादा मुन्नी के नाम से जाना जाएगा। बहरहाल कलकत्ता में इनका मन कानून की पढ़ाई में जरा भी नहीं लग रहा था। इनके मन में हर दिन फिल्मों के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा था। इत्तेफाक से एक दिन इन्हें खबर मिली कि हिमांशु राय जर्मनी के कुछ नामी डायरेक्टर्स के साथ भारत आए हैं और यहाँ एक बड़ा फिल्म स्टूडियो खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। इन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी तरह हिमांशु राय से संपर्क किया जाए और उनकी सिफारिश के जरिए जर्मनी जाकर फिल्म डायरेक्शन सिखा जाए। इस वक्त तक इनके बहनोई शशिधर मुखर्जी भी बॉम्बे पहुंच चुके थे और वहां फेमस स्टूडियो के साथ बतौर साउंड इंजीनियर काम कर रहे थे। अशोक कुमार जी ने शशिधर मुखर्जी को चिट्ठी लिखकर हिमांशु रॉय से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। उस चिट्ठी के जवाब में शशिधर मुखर्जी ने इनसे कहा कि देर मत करो, फौरन बॉम्बे चले आओ। बहनोई शशिधर मुखर्जी का इशारा मिलते ही अशोक कुमार ने तुरंत कोलकाता से बॉम्बे की एक 3rd क्लास ट्रेन टिकट करा ली। उस वक्त इनके पास 33 रुपए थे, जो इनके पिता ने एग्जाम फीस के लिए इन्हें दिए थे, पर चूंकि अशोक कुमार ये तय कर चुके थे कि इन्हें तो फिल्म लाइन में जाना है, तो इन्होंने एग्जाम फीस की परवाह नहीं की और ये अपने बहनोई शशिधर मुखर्जी के पास बॉम्बे आ गए। इनके बहनोई शशिधर मुखर्जी भी आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बने थे। उन्होंने फिल्मालय नाम से अपना एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोला था जो बहुत सफल रहा था, और उनका परिवार जिसे मुखर्जी परिवार के नाम से जाना जाता है
वो भी फिल्म इंडस्ट्री का एक नामी परिवार बना, जिनमें एक्ट्रेस नूतन, तनुजा, जॉय मुखर्जी, अयान मुखर्जी, काजोल और रानी मुखर्जी जैसे कई बड़े नाम हैं। खैर चलिए दादा मुन्नी अशोक कुमार की कहानी पर वापस आते हैं। मुंबई आने के बाद शशिधर मुखर्जी ने हिमांशु रॉय से अशोक कुमार की मीटिंग फिक्स कराई। जिस वक्त अशोक कुमार हिमांशु रॉय से मिले थे, उस वक्त वहां जर्मन डायरेक्टर फ्रेंच ऑस्टिन भी मौजूद थे। फ्रेंच ऑस्टिन ने इनका स्क्रीन टेस्ट लिया। जिस जगह पर इनका स्क्रीन टेस्ट लिया जा रहा था, उसी जगह पर आगे चलकर मशहूर बॉम्बे टॉकीज की इमारत वजूद में आई थी। हालांकि जिस वक्त अशोक कुमार हिमांशु रॉय और फ्रेंच ऑस्टिन से पहली दफा वहां मिले, उस वक्त वहां एक बड़ा सा घर मौजूद था। उसी घर को गिराकर उसकी जगह बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की गई थी। अशोक कुमार साल 1935 में बॉम्बे यानी मुंबई आए थे। ये वो जमाना था जब भारत के लोगों का मानना था कि पढ़े लिखे और अच्छे परिवारों के लोगों को फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब हिमांशु रॉय को पता चला कि उनसे मिलने अशोक नाम का जो लड़का कलकत्ता से आया है, वो कानून की पढ़ाई कर रहा है, तो वे बड़े खुश हुए थे। उन्होंने अशोक कुमार से कहा था कि मैं चाहता हूँ कि अब फिल्मों में पढ़े लिखे लोग काम करना शुरू करें। इससे भारत में फिल्मों का भविष्य उज्जवल होगा। स्क्रीन टेस्ट के वक्त जर्मन डायरेक्टर फ्रेंच ऑस्टिन ने अशोक कुमार को उस घर की सीढ़ियों पर बैठा दिया और एक गाना सुनाने को कहा। कुछ सेकंड सोचने के बाद अशोक कुमार ने वो गाना उन्हें सुनाया जो कभी इनकी माँ इन्हें सुनाया करती थी। अशोक कुमार के गाने के अंदाज से हिमांशु रॉय तो खासे प्रभावित हुए, लेकिन फ्रेंच ऑस्टिन को अशोक कुमार का चेहरा पसंद नहीं आया। उन्हें लग रहा था कि इस लड़के के जबड़े की बनावट ऐसी नहीं है कि इसे फिल्मों में हीरो बनाया जा सके। उन्होंने हिमांशु रॉय से कहा भी कि ये लड़का उन्हें सही नहीं लग रहा। इतना ही नहीं, फ्रेंच ऑस्टिन ने तो अशोक कुमार से भी कलकत्ता वापस जाकर फिर से पढ़ाई शुरू करने की बात कही। लेकिन हिमांशु रॉय को अशोक कुमार में संभावनाएं नजर आ रही थी। इसीलिए उन्होंने अशोक कुमार से कहा कि फिलहाल तुम हमारी लैब में काम करो। अशोक कुमार भी इसके लिए राजी हो गए और इस तरह अशोक कुमार ने हिमांशु रॉय की फिल्म लैब में प्रिंटिंग, फिल्म एडिटिंग करने का काम सीखा। अशोक कुमार ने लगभग 1 साल तक हिमांशु रॉय की फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज में लैब टेक्नीशियन की हैसियत से काम किया और फिर साल 1936 में कुछ ऐसा हुआ कि अशोक कुमार को एक्टिंग करने का मौका भी मिल गया, और वो भी बतौर फिल्म का हीरो। वो फिल्म थी जीवन नैया, जिसमें इनकी हीरोइन थी गॉर्जियस देविका रानी, जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर हिमांशु रॉय की पत्नी थी। पहले इस फिल्म में अभिनेता नजमुल हसन हीरो थे, लेकिन किन्हीं वजहों से नजमुल हसन को हिमांशु रॉय ने इस फिल्म से निकाल दिया था। नजमुल हसन को जिन वजहों से हिमांशु रॉय ने निकाला था, वो भी बड़ी दिलचस्प और जानने लायक कहानी है, लेकिन वो कहानी फिर कभी आपको बताएंगे। फिलहाल तो हम आपको दादा मुन्नी अशोक कुमार की कहानी बताते। जब हिमांशु रॉय अशोक कुमार के पास इस फिल्म जीवन नैया में एक्टिंग करने का ऑफर लेकर गए, तो अशोक कुमार ने साफ इनकार कर दिया, और वो इसीलिए क्योंकि इस वक्त तक अशोक कुमार के माता पिता को ये पता चल चुका था कि पढ़ाई छोड़कर ये मुंबई में किसी फिल्म कंपनी में काम कर रहे हैं, और क्योंकि उस जमाने में फिल्मों में काम करना शर्म की बात समझी जाती थी, इसीलिए इनके माता पिता को इनके फिल्म कंपनी में काम करने से बड़ा दुख पहुंचा था। उस वक्त इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने माता पिता को समझाया था कि मैं तो टेक्नीशियन का काम करता हूँ, कोई ड्रामा नहीं करता और ना ही कभी करूँगा। यही वजह थी कि हिमांशु रॉय जब पहली दफा इनके पास जीवन नैया फिल्म में हीरो का रोल लेकर आए थे, तो इन्होंने वो रोल अस्वीकार कर दिया था।
चूंकि नजमुल हसन को फिल्म से हटाने के बाद हिमांशु रॉय के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं था, तो उन्होंने हर हाल में अशोक कुमार से ही एक्टिंग कराने का फैसला कर लिया था। उन्होंने अशोक कुमार से कहा कि तुम केवल इस फिल्म में एक्टिंग कर लो, उसके बाद हम तुमसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम फिल्म में काम करो। हिमांशु रॉय की ये बात अशोक कुमार ने मान ली और जैसे तैसे उन्होंने जीवन नैया फिल्म की शूटिंग पूरी की। अशोक कुमार को लगा कि अब शायद हिमांशु रॉय उनसे कभी एक्टिंग करने को नहीं कहेंगे, पर चूंकि इन्हें तो बनना ही था फिल्म इंडस्ट्री का दादा मुनि, तो भला किस्मत क्यों न इन्हें दोबारा एक्टिंग की तरफ खींचती। जीवन नैया फिल्म कामयाब रही। इस कामयाबी ने अशोक कुमार जी की भी काफी हौसला अफजाई की। इसीलिए जब हिमांशु रॉय इनके पास 2 और फिल्मों में काम करने का ऑफर लेकर गए तो अशोक कुमार मना न कर सके। इनकी दूसरी फिल्म रही जन्मभूमि, जो भारत में बनी पहली देशभक्ति की फिल्म। इसी फिल्म का गीत जय जय जननी जन्मभूमि हिंदी सिनेमा का पहला देशभक्ति गीत था और उस जमाने में ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ था। इस गीत की लोकप्रियता का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि उस वक्त बीबीसी ने अपनी इंडियन न्यूज सर्विस की सिग्नेचर ट्यून में इसी गीत की धुन का इस्तेमाल किया था। और फिर आई इनकी तीसरी फिल्म जिसका नाम था अछूत कन्या। इस फिल्म ने तो अशोक कुमार को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा दिया और इस तरह अशोक कुमार के करियर की शुरुआती तीनों फिल्में सफल रही। ये तीनों ही फिल्में एक ही साल यानी साल 1936 में रिलीज हुई थी। इन तीनों ही फिल्मों के डायरेक्टर फ्रेंच ऑस्टिन थे और इत्तेफाक से इन तीनों ही फिल्मों में इनकी हीरोइन देविका रानी ही थी। फिल्में कामयाब हुई तो पैसा और शोहरत खुद चलकर अशोक कुमार जी के कदमों में आने लगी, लेकिन इसी के साथ आने लगी आलोचनाएं भी। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये नया लड़का लगता तो बढ़िया है, लेकिन ये खुलकर एक्टिंग नहीं कर पा रहा। लोगों की ये बातें सुनकर अशोक कुमार जी ने खुद भी अपनी फिल्में कई दफा देखनी शुरू की। इन्हें भी ये एहसास हुआ कि इनके काम में कुछ तो कमी है, लेकिन अपनी कमी को पकड़ ये नहीं पा रहे थे। तब इनके एक जानकार ने इनसे कहा कि अगर इस इंडस्ट्री में लंबा टिकना चाहते हो तो तुम्हें वाकई में अपनी एक्टिंग स्किल्स को संवारने और निखारने पर मेहनत करनी चाहिए। उसी जानकार ने इन्हें एक किताब सजेस्ट की। उस किताब में स्टेज ड्रामा और एक्टिंग स्किल्स की बारीकियां लिखी थी। अशोक कुमार जी ने वो किताब खरीद ली और कई दफा उसे पढ़ा और फिर उस किताब में दी गई टिप्स के मुताबिक अपनी वॉइस और एक्सप्रेशंस पर काम करना शुरू कर दिया। ये अक्सर समंदर किनारे जाकर अपनी आवाज और अपनी पिच पर मेहनत करते थे। आखिरकार इनकी वो मेहनत रंग लाई और कुछ और फिल्मों के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अशोक कुमार की एक्टिंग अब काफी बेहतर हो गई है। लेकिन लोगों की ये बातें अशोक कुमार को सुकून देने के बजाय बेचैन कर रही थी, और वो इसीलिए क्योंकि उन्हें खुद को एकदम परफेक्ट बनाना था। और जब तक लोग अपने मुंह से इन्हें परफेक्ट न कहते, तब तक इन्हें ये लगता ही नहीं कि इनकी एक्टिंग में कोई सुधार हुआ है। फिर साल 1940 में पहली दफा बंधन फिल्म में इनकी हीरोइन बनी लीला चिटनिस, और लीला चिटनिस ने इन्हें बताया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सही रहती है, लेकिन आप अपनी आंखों का इस्तेमाल अपने सीन्स में नहीं करते। लीला चिटनिस की ये बात अशोक कुमार जी को समझ में आ गई। उसके बाद तो अशोक कुमार ने अपनी आंखों का इस्तेमाल भी अपने अभिनय में जमकर किया और फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरुआती कुछ सालों तक अशोक कुमार जी ने फिल्मों में बतौर हीरो काम किया और केवल अभिनय ही नहीं, 30 और 40 के दशक में इन्होंने अपनी फिल्मों में अपने गाने भी खुद गाए, क्योंकि उस जमाने में हीरो या हीरोइन को
अपने गीत खुद ही गाने पड़ते। यहाँ एक दिलचस्प बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये कि अशोक कुमार जी ने अपनी पहली फिल्म जीवन नैया में एक गीत गाया था। उस गीत के बोल थे, कोई हमदम न रहा। साल 1961 में अशोक कुमार जी के छोटे भाई किशोर कुमार ने अपनी फिल्म झुमरू, जो कि साल 1961 में इसी गीत को अपनी आवाज में गाया था, और वो गीत उस वक्त बहुत हिट हुआ था। वक्त के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी तो अशोक कुमार चरित्र किरदारों की तरफ आने लगे। 60 साल से ज्यादा लंबे अपने फिल्मी करियर में दादा मुन्नी अशोक कुमार ने लगभग 330 फिल्मों में काम किया। किसी जमाने में लीड हीरो के तौर पर करियर शुरू करने वाले अशोक कुमार दादा नाना के किरदारों में भी बखूबी पसंद किए गए, और केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि टीवी पर भी इन्होंने काफी काम किया। भारत के पहले सोप ओपेरा हम लोग का नरेशन दादा मुन्नी अशोक कुमार ने ही किया था। वही रामानंद सागर की रामायण के पहले एपिसोड का नरेशन भी इन्होंने ही किया था। जबकि कुछ टीवी शोज में तो दादा मुन्नी ने एक्टिंग भी की थी। अशोक कुमार जी की निजी जिंदगी की अगर हम बात करें तो अशोक कुमार जी फिल्मों में जब नए नए ही आए थे तब इनके माता पिता ने शोभा देवी से इनकी शादी करा दी थी। इनकी 3 बेटियां भारती, रूपा और प्रीति गांगुली और एक बेटा अरूप कुमार हुए। इनकी बेटियां शोभा और प्रीति गांगुली ने भी अभिनय की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई। हालांकि प्रीति गांगुली को ही कुछ हद तक अभिनय करियर में सफलता मिल पाई थी, जबकि इनका बेटा अरूप कुमार गांगुली साल 1962 में आई फिल्म बेजुबान में बतौर हीरो नजर आया था, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और फिर उसने फिल्म लाइन को ही हमेशा के लिए छोड़ दिया। अरूप कुमार गांगुली ने बाद में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना करियर बनाया। साल 2001 में 90 वर्ष की उम्र में दादा मुन्नी अशोक कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दादा मुन्नी की मौत के साथ ही भारतीय सिनेमा के एक दौर का हमेशा के लिए अंत हो गया। अशोक कुमार ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया। वे जीवन नैया, अछूत कन्या, जन्मभूमि, इज्जत, किस्मत, प्रेम कहानी, गुमराह, मासूम, ज्वेल थीफ, आशीर्वाद, सफर, खूबसूरत, छोटी सी बात, मिस्टर इंडिया, गुड्डी, अर्जुन पंडित और आनंद आश्रम समेत कई सारी फिल्मों में नजर आए। उन्होंने तबला भी सीखा हुआ था और रेखा की फिल्म खूबसूरत में उन्होंने बकायदा बोलों के साथ तबला प्ले किया था। अशोक कुमार एक बेहद प्रभावशाली और प्रतिभावान शख्सियत रहे। अशोक कुमार जी के हिंदी सिनेमा में दिए गए योगदान के लिए हम हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ द्वारा उन्हें सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अपने फेवरेट कलाकारों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ को।